तो हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है चार्ज के बारे में और उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम लॉ के बारे में। तो कूलम लॉ से को जानने से पहले कूलम लॉ तो कूलम एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, फिजिस्ट, काफ़ी फेमस, और इन्होंने हमारी लाइफ को काफ़ी इजी बनाने में भी हेल्प की है। तो ये कूलम लॉ के बारे में समझने से पहले लिख लेते हैं कि वो कहता क्या है। तो कूलम लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कूलम लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पहला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के, और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर के डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है हमारे पास Q2, और ये दोनों ही रखा है R दूरी पे। इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F किस, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के और Q2 के प्रोडक्ट के। ये मॉड यूज़ करते हैं क्योंकि हम जब चार्ज को लेते हैं तो उसके साइन को इग्नोर करेंगे। मान लो अगर हमारे पास -1 है Q1 और ये -2 है Q2, तो हम प्रोडक्ट के वक्त इसे प्लस ही लेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r के स्क्वायर के, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, जो हमने ऊपर लिखा है यहाँ पर। तो फिर अगर हम इसे कंबाइन करें तो वो क्या कहता है कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये तो हमारे पास आ गया प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म में। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा, हम यूज़ करेंगे एक कांस्टेंट K। तो ये फोर्स क्या होएगा, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। और ये मोड के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, मैग्नीट्यूड को ही लेते हैं, डायरेक्शन या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले साइन को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे K क्या चीज़ है, K का भी एक, K को क्या कहते हैं हम, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो K किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास K की भी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी फ्री स्पेस की, ये हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हम यहाँ से भी बना सकते हैं कि K ये क्या है, न्यूटन, ये उधर जाके ऊपर मीटर स्क्वायर, और ये पर कूलम स्क्वायर। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका उल्टा। तो आगे अगला टॉपिक है, इसमें कूलम लॉ ही है पर वेक्टर फॉर्म में, बिकॉज जो ये फोर्स है होता तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। तो अब क्या, थोड़ा सा डायग्राम में चेंज होगा पीछे से। मान लीजिए Q1 चार्ज है और ये हमारे पास Q2 चार्ज, और ये दोनों कितनी दूरी पर हैं, R दूरी पर, ठीक। और हमने ये कंसीडर किया है कि ये दोनों ही प्लस चार्ज हैं, और हम चाहें तो इसे माइनस भी कंसीडर कर सकते हैं, पर हम अभी इसे प्लस मानकर आगे चलेंगे।
तो फिर अगर इसकी बात करें तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इस पे एक फोर्स लग रहा है इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में, तो हम इसे क्या नाम दे रहे हैं? एफ फोर्स। क्यों? वन, क्यू वन पे तो वन, और किसने लगाया? टू ने, तो टू। और इसी के जैसे ही इस तरफ फोर्स लग रहा है एफ टू, टू पे लग रहा है वन के कारण। तो ये हुआ हमारा डायग्राम। तो अब लिख लेंगे कि हमने क्या क्या है कि जो फोर्स है Q1 पे ड्यू टू Q2, तो वो क्या है? F1 के कारण 2 पे, तो वो कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके एक डायरेक्शन भी देंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब ये क्या है कि ये Q2 से Q1 की तरफ है ना, तो यानी कि ये क्या है? R2 से 1 की तरफ कैप। और दूसरा क्या है? हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये क्या होगा? F2 ड्यू टू 1, तो ये कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या है? R1 से 2 की तरफ। तो इतना था हमारा कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में। तो इससे हम समझ में क्या आता है हमें कि जो फोर्स है 1 से 2 की तरफ वो किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड में? तो ये देखिए दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में 2 से 1 की तरफ, पर साइन अपोजिट होगा क्योंकि वेक्टर टर्म में हम डायरेक्शन को भी मानते हैं। तो हमें इससे दो बातें समझ में आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पहली बात वो क्या न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। कैसे? न्यूटन तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहते हैं हमें कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब क्या है कि हमने एक्शन किया तो इसका हमें रिएक्शन मिला। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन के तीसरे लॉ को ओबे कर रहा है इस तरह। और दूसरी बात क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्सेस हैं, मतलब कि वो किन्हीं बॉडीज पे ही लगते हैं। जैसे ये Q1 चार्ज है एक सेंटर, ये Q2 चार्ज दूसरा सेंटर, तो ये दो सेंट्रल बॉडीज पर ही लगते हैं। ये कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कूलम लॉ से हमें निकल के आई है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। तो अब सिंपल हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ऑफ फ्री स्पेस तो एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? तो ये क्या है, इसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्सिलॉन क्या है? ये जो परमिटिविटी है किसकी? किसी भी मीडियम की। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी फ्री स्पेस की, जो हमने पीछे जिसके बारे में बात भी की थी। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? द रेशियो मतलब डिवाइड में है, तो रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो हमने बात किया एम, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं, और टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और एक और नाम है इसका जिसका यूज काफी हो रहा है इस चैप्टर में, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका सिंबल है ये कापा, ये ग्रीक सिंबल होते हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूला से हम एक और चीज हमारे पास निकल के आ रही है कि जो एप्सिलॉन आर है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, और फोर्स वैक्यूम के अपॉन फोर्स मीडियम के। तो ये नई चीज़ है और इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ये
न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये तो था हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। अब एक चीज़ है, ये आपको कुछ +1 में पढ़े हुए ग्रेविटेशन चैप्टर जैसा लग रहा होगा, और है भी। तो हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज, इसे क्वेश्चन की टर्म में लिख लीजिए, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो पहले तो सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। तो सिमिलैरिटीज, पहले तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ये सुनने में तो काफ़ी अटपटा सा लग रहा होगा, पर सिंपल सी चीज़ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब इनके डिस्टेंस के स्क्वायर। तो इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। दूसरी बात, ये दोनों ही सेंटर फोर्सेस हैं, एक चार्जेस पे लगते हैं, दूसरी हैवी मास बॉडीज पे लगते हैं। और तीसरा, ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी पढ़ा हुआ है। और दूसरी बात आई डिससिमिलैरिटीज। ये दोनों इन मामलों में तो सेम है, पर इन मामलों में अलग है। क्या है वो? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। वहीं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अपना, वो है मीडियम डिपेंडेंट। मतलब कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स, एक पेंसिल के बारे में बात कर रहे हैं और एक इरेजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चाहे आप उन्हें खाली एयर में रखें, चाहे उन्हें पानी वाले बॉक्स में रखें, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सेम ही होगा। पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और एक ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो उसमें जो मीडियम है, अगर उसको आप चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। और तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। अब इसको समझते हैं कैसे। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मान लीजिए अर्थ है और ये है हमारा सन, तो इनके बीच में जो फोर्स है तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा ही। ऐसा तो नहीं है ना कि जो सन है वो अर्थ को दूसरी तरफ भगा रहा है। पर अगर हम ये माने कि ये पॉजिटिव बॉडी है और एक नेगेटिव बॉडी है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। पर अगर दोनों ही पॉजिटिव बॉडी हो तो दोनों रिपेल भी कर सकते हैं। ये कंडीशन है इसकी। तो हमारे पास कुछ थी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसको पहले समझ लेते हैं कैसे।
मान लीजिए हमारे पास कोई भी चार्ज है Q नॉट, ठीक, और इससे कुछ दूरी पे चार्ज रखा है Q1, Q2 और यहाँ पर Q3, और ऐसे ही हमारे पास Qn तक चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स Q नॉट पे, क्या हमने F वेक्टर अगर उसे बोला है तो क्या होगा, जो F फोर्स Q1 लगा रहा है नॉट पे, प्लस जो फोर्स 2 लगा रहा है नॉट पे, प्लस जो फोर्स 3 नॉट पे लगा रहा है, प्लस जो फोर्स N लगा रहे हैं, N चार्जेस। पर ये वेक्टर टर्म में, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। तो अगर फोर्स का हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर F10 क्या होगा, K Q1 Q नॉट अपॉन R 1 से 0 तक का स्क्वायर, और वेक्टर टर्म की बात है तो R1 नॉट, तो ऐसे ही सारे लिख लेंगे। 2 क्या लगाएगा, K Q2 Q नॉट अपॉन R20 होल स्क्वायर, कहाँ से, R2 से 0 तक कैप, प्लस ऐसे ही करते करते अगर हम पहुंच जाते हैं N, मतलब कि N नंबर ऑफ चार्जेस हैं हमारे पास अनगिनत, तो फॉर्मूला क्या होगा, K Qn Q नॉट अपॉन R N नॉट स्क्वायर और R N नॉट कैप। ये N हमने अपनी इजीनेस के लिए रखा है, और एक जितना सुनने में थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर एक काफ़ी इजी टॉपिक है। और आप पहले स्टेप को समझते जाएं, फिर आगे कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात है बस, फिर तो इजी है ये टॉपिक भी। तो इतना ही है बस। तो हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल फोर्स है किसी एक बॉडी पे, आई एम सॉरी, नॉट बॉडी, ऑन चार्ज, क्योंकि अभी चार्जेस की बात हो रही है। तो जो टोटल फोर्स है चार्ज पे, वो क्या है, वेक्टर सम है किसका, सारी फोर्सेस का, ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। ये था इस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक। अब यूनिट 1 के दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम अगली वीडियो से जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।